हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक कंपोजिट ब्लॉक इज मेड ऑफ स्लैब्स ए बी सी डी एंड ई ऑफ डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटीज गिवन इन टर्म्स ऑफ ए कांस्टेंट के। जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो के और उसके साथ में कुछ कांस्टेंट दिए हुए हैं, उसके साथ दी हुई है। जैसे यहाँ पर 2 के है, 3 के है, 4 के है, 5 के है और 6 के है। एंड गिवन इन टर्म्स ऑफ लेंथ एल। ठीक है, जो लेंथ है वो एल के फॉर्म में दे रखी है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये एल है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 3L है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 4L है। ओके, एज शोन इन फिगर। ऑल स्लैब्स आर ऑफ सेम विड्थ। जो विड्थ है स्लैब की वो सेम है, मतलब अंदर की तरफ जो स्लैब है वो सेम है, बराबर है। ठीक है, हीट कैपिटल क्यू फ्लोज ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू द ब्लॉक्स। लेफ्ट से राइट की तरफ जो हीट है वो फ्लो करेगी। देन इन स्टडी स्टेट, 4 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इस स्लैब की जो विड्थ है, जो अंदर की तरफ विड्थ है, उसको हम W मान लेते हैं। लेट विड्थ इक्वल टू क्या है? W। अगर विड्थ W है तो हमें यहाँ पर सभी जो स्लैब है इनका रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। तो जो स्लैब है तो ये स्लैब जो A है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। स्लैब A के जो पैरामीटर्स हैं, थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, लेंथ इसका कितना है? ये लेंथ जो है ये L है, और जो एरिया है लेंथ और विड्थ अंदर की तरफ वो क्या है? 4L तो इसकी लेंथ होगी और विड्थ अंदर की तरफ W होगी, तो ये एरिया आ गया इसका। इसके बाद 3 स्लैब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में 3 थर्मल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बनाने पड़ेंगे, B, C एंड D। थर्मल कंडक्टिविटी B की कितनी है? 3K, उसके बाद C के लिए है 4K और D के लिए है 5K। लेंथ तीनों की बराबर है, लेंथ तीनों की क्या है? बराबर। कितनी है ये? 4L। ये लेंथ क्या है? 4L। सभी जो स्लैब है इनकी लेंथ 4L है। ठीक है, उसके बाद जो एरिया बनेगा वो L और अंदर की तरफ क्या है? W। एरिया आ जाएगा यहाँ पर L इंटू W B के लिए। उसके बाद C के लिए क्या होगा? लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? 2L और अंदर की तरफ W हो गया। और D के लिए क्या होगा? ये L है और अंदर की तरफ W। तो यहाँ पे दोनों एरिया लिख दिए। और जो E है इसके लिए लेंथ L है और एरिया क्या रहेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस तरीके से हीट फ्लो कर रही है 4L इंटू W, और थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? 6K। अब इसमें चेक करते हैं। आप ध्यान से देखोगे जो हीट A से जा रही है वो आगे 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, B, C और D, और उसके बाद ये तीनों हीट मिलाकर ये E से जा रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं? जो हीट है, थर्मल करंट जो है जो A में जा रहा है इक्वल क्या होगा? B प्लस C प्लस D के लिए, B प्लस C प्लस D के लिए, और इक्वल होगा E के लिए। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हीट फ्लोज थ्रू A एंड E स्लैब्स आर सेम। सही बात है कि A में जो हीट जाएगी वो ही E से निकलेगी। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। यहाँ पर कितने स्लैब हैं? 5 स्लैब हैं। इन पांचों स्लैब का थर्मल रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? L अपॉन K। L अपॉन K। सभी जो हमारे पास स्लैब हैं इनकी लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दी। अब यहाँ से वैल्यू उठाकर हम थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सभी थर्मल रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें RA का थर्मल रेजिस्टेंस आएगा 1/8 kW, B का आएगा 4/3 kW, C का आएगा 1/2 kW, D का आएगा 4/5 kW और E का आएगा 1/24 kW। ये हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस आ गए। उसके बाद हमें और इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस चाहिए। किस किस का? इक्विवेलेंट ऑफ B, C और D का। मतलब ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है B, C और D, ये B है, ये C है और ये D है। ये तीनों किस में है? ये पैरेलल में है। तो हमें यहाँ पर इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालते हैं।
पैरेलल में तो 1 अपॉन रिवर्स करके ऐड करना पड़ेगा, 1 अपॉन बी आर बी सी डी, मतलब बी सी डी का मतलब क्या हो गया, बी सी और डी का इक्विवेलेंट क्या बनने वाला है, 1 अपॉन बी आर बी, 1 अपॉन आर सी, 1 अपॉन आर डी। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आर बी आर सी और आर डी की, और इसको सॉल्व करना है। तो बी सी और डी का जो इक्विवेलेंट बनेगा 1 अपॉन 4 के डबल बन जाएगा। ओके, तो डायग्राम किस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पर ये ए वाला पार्ट है, ये बी सी डी वाला पार्ट है, और ये ई वाला पार्ट है। यहाँ पर तीनों के थर्मल रेजिस्टेंस लिखे हुए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो हीट ए से आएगी वही हीट बी सी डी में मिलाकर जाएगी, और वही हीट ई से जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन जो है उसको चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन है ये, फर्स्ट तो ठीक है, करेक्ट है। हीट फ्लोज थ्रू स्लैब ई इज मैक्सिमम, क्या ई से जो हीट फ्लो कर रही है वो मैक्सिमम है, नहीं। जो हीट ई से फ्लो कर रही है वो ए से भी तो फ्लो कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, ए और ई में हीट फ्लो बराबर रहेगा, ए और ई में हीट फ्लो बराबर रहेगा, इक्वल होगा बी सी डी के। तो इसमें जो ए और ई में बराबर रहेगा तो ई में ही मैक्सिमम रहेगा, ये गलत बात है, तो ये गलत रहेगा ऑप्शन। ओके, उसके बाद जो इसमें थर्ड ऑप्शन है, हमें बताना है कि किसके अक्रॉस जो थर्मल रेजिस्टेंस है या टेम्परेचर डिफरेंस है। ओके, जो थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब ई इज स्मॉलेस्ट। टेम्परेचर डिफरेंस जो है ई के लिए वो स्मॉलेस्ट है, सबसे कम है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल करंट इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन क्या रहेगा, रेजिस्टेंस। तो थर्मल करंट तो तीनों में बराबर रहेगा, यहाँ पर जो करंट यहाँ से आएगा वही यहाँ से जाएगा, बी सी डी से, वही यहाँ पर ई से जाएगा। तो जो भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, या जो रेजिस्टेंस कम होगा उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस भी कम होगा, क्योंकि थर्मल करंट तीनों में यहाँ पे बराबर हो चुके हैं, ये तीनों सीरीज में है। तो मिनिमम रेजिस्टेंस इज आर ई। इन तीनों में सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सा है, इन तीनों में सबसे कम रेजिस्टेंस है ई वाला। अगर यहाँ पर मिनिमम रेजिस्टेंस ई वाला है तो उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस भी मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू आर। मिनिमम रेजिस्टेंस इज आर ई, देन टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस आर ई इज मिनिमम। तो ये बात सही है, ई के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा। तो सी ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। इसके बाद डी ऑप्शन अब बोल रखा है कि हीट फ्लो थ्रू सी इक्वल टू हीट फ्लो थ्रू बी प्लस हीट फ्लो थ्रू डी। क्या जो सी से हीट फ्लो कर रही है वो बी और डी से बराबर रहेगी। अगर यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को सुनिए, अगर यहाँ पर बी और डी का इक्वलेंट सी के बराबर आ जाता है, आर इक्वलेंट सी के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब सी और बी डी के इक्वलेंट में हीट बराबर फ्लो करेगी। ओके, तो इफ आर इक्वलेंट ऑफ बी एंड डी इज इक्वल टू सी, बी और डी का इक्वलेंट जो है वो सी के बराबर है, देन हीट विल बी सेम, बी डी हीट विल बी सेम। ठीक है, तो हीट क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। तो बी डी क्या है, बी और डी पैरेलल में है, हमने डायग्राम में देखा था बी और डी क्या है, पैरेलल में है। इस तरीके से बनाया हुआ था डायग्राम। तो ये बी वाला हो गया, ये सी वाला हो गया, ये डी वाला हो गया। बोला गया है कि बी और डी में जो हीट जा रही है वो बराबर होगी सी के। बराबर तभी हो सकती है जब बी और डी का इक्वलेंट सी के बराबर होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। तो बी और डी का टेम्परेचर वो निकालते हैं आर इक्वलेंट, तो आर बी आर डी अपॉन आर बी प्लस आर डी। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। जैसे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 के डब्ल्यू। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये तो आर सी के बराबर है। अगर ये आर सी के बराबर है तो इसका मतलब जो हीट फ्लो है वो बराबर रहने वाली है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से रहेंगे इसमें, ए सी एंड डी। ओके, ए सी एंड डी इसमें करेक्ट रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।